हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज हम 6 मार्च 2024 का करंट पढ़ने वाले हैं और साथ में मध्य प्रदेश की स्पेशल हलवा प्रश्न रहेंगे और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन भी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अगले 5 सालों में मध्य प्रदेश की जो सिंचाई क्षमता है वो कितनी हो जाएगी? अगले 5 सालों में देखो, मध्य प्रदेश की वर्तमान क्षमता की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो वर्तमान क्षमता है करीब 37 लाख हेक्टेयर है, जो जिसको 2025 तक 45 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश की वर्तमान में सिंचाई क्षमता है, जिसको बढ़ाना है और ये बढ़ाकर 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर हो जाएगी। ये 45 लाख हेक्टेयर कब की है? 45 लाख हेक्टेयर वर्तमान की है और इनमें बोला है कि 2025 तक इसको कितना करना है? 2025 तक इसको 65 लाख हेक्टेयर करना है। ये बात याद रखिएगा, वर्तमान में सिंचाई क्षमता 45 लाख हेक्टेयर है और 2 सालों में मतलब 2025 तक इसको बढ़ा के कितना करना है? 65 लाख, मतलब अगले साल तक इसको 65 लाख हेक्टेयर करना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि अगले 5 सालों में मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता कितनी होगी। आज सिंचाई क्षमता पे बात हो रही थी तो इस बारे में भी चर्चा की गई थी जो कैबिनेट है उसमें, कि अगले 5 सालों में सिंचाई क्षमता कितनी हो जाएगी। 1 करोड़ हेक्टेयर, 2 करोड़ हेक्टेयर, 3 करोड़ हेक्टेयर या 5 करोड़ हेक्टेयर। तो आगामी 5 वर्ष में मध्य प्रदेश की जो सिंचाई क्षमता है वो 1 करोड़ हेक्टेयर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 करोड़ हेक्टेयर हो जाएगी। प्रदेश का सिंचाई क्षेत्र अगले 5 साल में 1 करोड़ हेक्टेयर को पार कर जाएगा। ओमकारेश्वर के फ्लोटिंग प्लांट से ऊर्जा उत्पादन भी शीघ्र होगा। ओमकारेश्वर में जो फ्लोटिंग पार्क बन रहा है उससे भी ऊर्जा उत्पादन शीघ्र होगा। नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की 250 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की इस परियोजना से प्रारंभ में 50 मेगावाट का उत्पादन होगा। मतलब ओमकारेश्वर में जो फ्लोटिंग प्लांट बन रहा है उससे शुरुआत में 50 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। इस तरह से कुल 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। वर्ष 2024 में 2.75, वर्ष 2025 में 4.21, 2026 में 4.62, 2027 में 5.64 और 2028 में 6.34 लाख हेक्टेयर सिंचाई का विस्तार होगा। ये पूरा का पूरा हर साल में बढ़ता जाएगा। 2024 में 2.75 रहेगा, 25 में 4.21 हो जाएगा, 26 में 4.62 हो जाएगा, 27 में 5.74 हो जाएगा। इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किन ताप विद्युत गृह को फिलाई एस के कुशल प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी, श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह दोंगलिया, विंध्याचल ताप विद्युत गृह या ए और वही दोनों। ये आपसे पूछा गया है कि किन ताप विद्युत गृहों को फ्लाई एस के कुशल प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ये ताप विद्युत गृह हैं जिनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी जो है वहाँ को उसको भी फ्लाई एस के कुशल प्रबंधन के लिए पुरस्कार मिला है। ये बैतूल ज़िले के सारणी में है। कहाँ पर है? ये बैतूल ज़िले के सारणी में है। और जो सतपुड़ा ताप विद्युत गृह है उसकी जो क्षमता है वो 1350 मेगावाट है और इसकी ये स्थापना हुई थी सतपुड़ा ताप विद्युत गृह की, ये 1967 में हुई थी। तो सतपुड़ा ताप विद्युत गृह के बारे में ये फैक्ट याद रखिएगा। सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी को फ्लाई एस के कुशल प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ये कहाँ पर है? ये बैतूल के सारणी में है। कितने मेगावाट क्षमता? 1330 से 1350 मेगावाट इसकी क्षमता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी सतपुड़ा की? 1967 में इसकी हुई थी। और तवा बांध से इसके लिए पानी मिलता है। सतपुड़ा ताप विद्युत गृह उसको कहाँ से पानी मिलता है? तवा नदी से जो इसको है पानी दिया जाता है। इसके बाद बात की जाए अगर सिंगाजी ताप विद्युत गृह की, कि सिंगाजी ताप विद्युत गृह की क्षमता कितनी है और ये इसको भी पुरस्कार मिला है। तो संत सिंगाजी जो है खंडवा से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है और इससे 2500 मेगावाट क्षमता की जो 2500 मेगावाट क्षमता का संयंत्र लगाया गया है। खंडवा के पास एक डोंगलिया गांव है जहां पर ये कोयला आधारित बिजली संयंत्र है
और यहाँ पर नर्मदा नदी का जो जल होता है वहाँ से पानी इसमें लिया जाता है। तो सिंगाजी ताप विद्युत ग्रह की कितनी है, 2550 मेगावाट। सिंगाजी की 2550 मेगावाट है। और सतपुड़ा ताप की कितनी है, 1330 मेगावाट है। ये 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और ये 2022 में बना था और इसकी 2550 मेगावाट है। इन दोनों को ही, सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह और सिंगाजी ताप विद्युत ग्रह, इन दोनों को ही फिलाई ऐश के कुशल प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। किसके लिए मिला है, फिलाई ऐश के कुशल प्रबंधन, मतलब जो राख होती है उसके कुशल प्रबंधन के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है, ये याद रखिएगा। अगला है विंध्याचल ताप विद्युत ग्रह। विंध्याचल ताप विद्युत ग्रह की अगर बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत ग्रह है जो सिंगरौली जिले में है। विंध्याचल कहाँ पर है, सिंगरौली में है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है। और 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी इसकी, 1982 में स्थापना हुई थी और इससे लगभग 4760 मेगावाट का विद्युत का उत्पादन इसके द्वारा किया जाता है। 4760 मेगावाट इसकी क्षमता है। ये मध्य प्रदेश का तो है ही, भारत का भी सबसे बड़ा है विंध्याचल ताप विद्युत ग्रह। सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह सारणी को 500 मेगावाट एवं श्री सिंगाजी ताप विद्युत ग्रह डुंगलिया को स्टेट सेक्टर में 500 मेगावाट से ऊपर की श्रेणी में यह पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पिछले दिनों गोवा में भी एक एनजी फाउंडेशन द्वारा फ्लाई एश यूटिलाइजेशन कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें भी मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी को ऐसे पुरस्कार दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज का लोकार्पण मुख्यमंत्री मोहन यादव, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो कल अशोकनगर में जाएंगे। वैसे ही तो अशोकनगर के बारे में बहुत ज़्यादा भ्रांतियां हैं कि कोई भी सीएम वहां पर नहीं जाता है। अब देखते हैं कि कल जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री जाएंगे और क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज का गठन करेंगे, मतलब क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज का लोकार्पण करेंगे। तो याद रखिएगा कहाँ पे करेंगे, देश का और ये भारत का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज है जहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव इसका लोकार्पण करेंगे 6 मार्च को, मतलब कल 3 बजे अशोकनगर में एक प्राणपुर नाम की जगह है, वहाँ पर इसका गठन किया जाएगा, वहाँ पे इसका लोकार्पण किया जाएगा। अशोकनगर की बात की जाए तो अशोकनगर जो जिला है 2003 में इसका गठन हुआ था। 15 अगस्त 2003 को इसका गठन हुआ था। पहले ये गुना जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 15 अगस्त 2003 को गुना से अलग होकर ये एक अलग जिला बन गया है। इसके पहले इसको पहाड़ नाम से भी जाना जाता था। इसमें वर्तमान में 7 तहसीलें आती हैं और अशोकनगर जिला जो अशोक के नाम पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर चंदेरी का किला भी है, साड़ियों के लिए जाना जाता है। चंदेरी का किला जिसको राजा कीर्तिपाल थे उन्होंने इसको स्थापित किया था। यहाँ पर जौहर कुंड भी है। चंदेरी की साड़ियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है, चंदेरी की साड़ियों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा करीला माता का मंदिर भी अशोकनगर ज़िले में है, जिसके लिए एक जो रोड का निर्माण भी जो है मुख्यमंत्री सरकार, जो मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार है उन्होंने बोला है कि उसको रोड का भी लोकार्पण करेंगे जिससे करीला जाने वाले लोगों को परेशानी ना पड़े। इसके अलावा अशोकनगर में एक जोगेश्वरी देवी का मेला भी लगता है, चंदेरी नामक स्थान पर ही लगता है। और यहाँ पर ईशागढ़ तहसील में एक आनंदपुर साहिब है जो कि एक धार्मिक स्थल है जो 1939 में स्थापित हुआ था। अशोकनगर में ही एक सैप संप्रदाय का चंदेल मठ भी है, ये भी अशोकनगर में ही है। चंदेरी में एक कौशक महल भी है जिसको तवारी फरिश्ता भी कहा जाता है। कौशक ए महल, ये भी कहाँ पर है, ये भी अशोकनगर में ही है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। अगला है, इंटरनेशनल मास्को वुशु चैंपियनशिप 2024 में मध्य प्रदेश से किसने स्वर्ण पदक जीता है। इंटरनेशनल मास्को वुशु चैंपियनशिप ये रूस में हुई थी 28 फरवरी से 5 मार्च तक। 28 फरवरी से 5 मार्च तक ये प्रतियोगिता हुई थी और मध्य प्रदेश की खिलाड़ी ने इसमें स्वर्ण पदक जीता, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किसने जीता, अंजलि शर्मा, वैष्णवी शर्मा, सौम्या शर्मा या पलक शर्मा। तो इसमें जो जीता है वो जीता है वैष्णवी शर्मा ने। वैष्णवी शर्मा ने इंटरनेशनल मास्को वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और ये किस जिले की हैं, ये प्रदेश के सतना जिले के रामपुर बघेलान की हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो याद रखिएगा कहाँ की, सतना की वैष्णवी शर्मा ने
वो मास्को वुशु चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो हाई लिख कर सेव करा दीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने हमारे MPPSC प्री के नोट्स लिए होंगे तो आपको डेली का PDF आपको वहाँ पर मिल जाता होगा। डेली और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं उसमें करा रही हूँ। आप अगर महिलाएं हैं और महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रही हैं तो आप हमारी महिला सुपरवाइज़र के नोट्स ले सकती हैं। इसके अलावा अगर आप MPPSC की तैयारी कर रही तो आप हमारे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स ले सकती हैं। ये जनवरी की ई बुक है। ऐसी ही जनवरी और फरवरी की ई बुक आपको मिल जाएगी जिसमें हर दिन का करंट वस्तुनिष्ठ रूप में मिल जाएगा, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। ये हमारे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स हैं। इसमें टोटल आपको 10 बुकलेट मिलती हैं। हस्त निर्मित मानचित्र सारणी बुलेट फॉर्म का इसमें प्रयोग करते हुए बहुत ही ईजी लैंग्वेज में तैयार किए गए हैं। इसके साथ आपको एक ग्रुप मिलता है जहाँ पर हम आपकी तैयारी कराते हैं, जहाँ पर इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया जाता है। जल्दी ही आपको मेंस के नोट्स भी हस्तलिखित प्रश्नोत्तर श्रृंखला में उपलब्ध होंगे, जिसकी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। पहले 4th पेपर तैयार होगा, 4th पेपर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये हमारे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स हैं। इसमें टोटल आपको 7 बुकलेट दी जाती हैं। साथ में एक ऑनलाइन तैयारी के लिए ग्रुप दिया जाता है। ये फरवरी की MCQ है, ई बुक है। तो आप फरवरी की ई बुक 25 रुपये की है और जनवरी की ई बुक 25 रुपये की है, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। साथ में अगर आप हमारे मध्य प्रदेश PSC के या MPPSC के या आप हमारे सुपरवाइज़र के नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज ने किस स्थान पर विनिर्माण लाइन खोलने का निर्णय लिया है? मंडला, राजगढ़, डिंडोरी या भोपाल? तो हिंदुस्तान कोको कोला जो बेवरेज है उन्होंने राजगढ़ में विनिर्माण लाइन खोलने का निर्णय लिया है। राजगढ़ का जो पीलू खेड़ी क्षेत्र है वहाँ पर ये लाइन जो कोको कोला बेवरेज लाइन खोली जाएगी। 350 करोड़ का निवेश किया है। अभी हाल ही में उज्जैन में एक क्षेत्रीय कन्वेंशन हो रहा था, क्षेत्रीय सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पर ये घोषणा की गई थी कि वहाँ पर ये इसका निर्माण किया जाएगा और कोको कोला बेवरेज खोला जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय लाइनमैन दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च, 6 मार्च, 5 मार्च, 7 मार्च? तो राष्ट्रीय लाइनमैन दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है और अभी हाल ही में 4 मार्च को इनके जो मध्य प्रदेश से लाइनमैनों को सम्मानित भी किया गया है। अब चलते हैं आज के हलवा प्रश्न पर, जो आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश स्पेशल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, झंडा सत्याग्रह का देशव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो झंडा सत्याग्रह जो कि 1923 में मध्य प्रदेश में हुआ था, तो इसका देशव्यापी नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तात्या टोपे को मध्य प्रदेश में किस स्थान पर फांसी दी गई थी? 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दी गई थी। झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश में कहाँ से आरंभ हुआ था? जबलपुर से आरंभ हुआ था। जबलपुर तात्या टोपे को अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार कराने में किसने विश्वासघात किया था? मान सिंह ने विश्वासघात किया था। जबलपुर में झंडा सत्याग्रह का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राम गोपालचार्य ने कहाँ से किया था? जबलपुर में झंडा सत्याग्रह का निर्देशन किया था। गांधी जी द्वारा 18 मार्च 1923 को जबलपुर में झंडा सत्याग्रह का नेता किसे बनाया? तपस्वी सुंदरलाल को बनाया। 17 अगस्त 1923 में झंडा सत्याग्रह भारत के किस शहर में समापन हुआ? नागपुर और महाराष्ट्र में हुआ। नागपुर में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। ब्रिटिश शासनकाल में विक्टोरिया टाउन हॉल में झंडा फहराया गया। इसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? विक्टोरिया टाउन को गांधी भवन के नाम से जाना जाता है। कलचुरी वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? को कलचुरी वंश का संस्थापक माना जाता है। ये है आज का क्वेश्चन। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, हिमालयन बास्केट कहाँ पे खोला गया है? तो उसका आंसर है उत्तराखंड। कल के क्वेश्चन का आंसर उत्तराखंड है। आज का कमेंट में आपको मुझे आंसर देना है, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तीसरा, छठवां, पांचवा या सातवां? सभी लोग कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। जिसको वीडियो अच्छे लगते हैं, रोज प्रीलिम्स के लिए P सीरीज आ रही है, सुपरवाइजर के लिए C सीरीज आ रही है, साथ में सुपरवाइजर के प्रैक्टिस सेट भी आ रहा है, तो नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।